अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे गर्ल्स और अपने वीडियो लेसन्स रेगुलरली देख रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना? और होमवर्क याद कर रहे हैं? ओके गुड गर्ल्स। हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था, कंटिन्यू में था। यूनिट नंबर 3 क्या है? सेल, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर हमने सेल को भी डिस्कस किया, हेरिडिटी के बारे में भी पढ़ा। क्या होती है हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर हमने जो है वो इसके साथ साथ हमने वेरिएशंस को डिस्कस किया कि जो है वो डिफरेंस चेंज इन अ कैरेक्टरिस्टिक विद इन अ स्पीशीज कॉल्ड वेरिएशन। फिर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को डिस्कस किया। अब जो हेरिडिटी है यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये फेनोमेना ये जो पॉइंट है, इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में जो है एक्सपेरिमेंट से इस मैकेनिज्म को क्या किया? प्रूव किया। आइए हम इस सिलसिले में मैंडल के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। मैंडल ने 1865 में एक्सपेरिमेंट से हेरिडिटी के मैकेनिज्म को जो है वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन उसकी दी। ग्रिगोर मैंडल जो था वो ऑस्ट्रियन मॉन्क था, ऑस्ट्रिया से इसका ताल्लुक था। और मॉन्क कहते हैं गर्ल्स राहिब को, जो बहुत इबादत गुजार बंदा होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन मॉन्क था, उसने जो है वो गार्डन पीस का बहुत मुशाहिदा किया और उसको जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दी मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी की। उसने क्या किया गर्ल्स कि उसने गार्डन में मौजूद बहुत सारे मटर के पौधे थे, तो उन सबको बगौर देखा। उसने देखा कि कुछ गार्डन पीस जो थे उनके जो स्टेम थे वो शॉर्ट थे, कुछ गार्डन पीस के स्टेम लॉन्ग थे। इसी तरह से जो सीड कोट थे उन पीस में वो क्या थे? कुछ के स्मूथ थे और कुछ के रिंकल्ड थे। फ्लावर्स के कलर्स भी उनसे एक दूसरे से क्या थे? डिफरेंट थे, कुछ के पर्पल और कुछ के वाइट थे। तो उसने जो है वो इस बात को जो है वो प्रूव किया कि किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं। इस पर्पस के लिए उसने दो गार्डन पीस के प्लांट डिफरेंट स्टेम वाले लिए, एक टॉल स्टेम पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट स्टेम पी प्लांट लिया। ठीक है, एक का जो स्टेम था वो लंबा था और दूसरे का स्टेम क्या था? छोटा। अब उसने इन दोनों के दरमियान क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? सबसे पहले तो पॉलिनेशन पर आ जाते हैं। आपने 7 में डिस्कस किया है पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन कहते हैं किसे? ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आप पढ़कर आए हैं। फ्लावर के अंदर आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से पढ़े थे? देयर आर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर। कौन कौन से थे? एक स्टेमन और कार्पल। ठीक है, स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में ये हिस्सा फिलामेंट है और ये हिस्सा क्या कहलाता है? एंथर। एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमेट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हमने कार्पल के नाम दिया है। इस कार्पल के अंदर अपर पार्ट क्या है? स्टिग्मा। फिर ये क्या है? स्टाइल। और ये जो ओवल शेप है ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या एग सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो अब हुआ क्या? यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स थे। पॉलन ग्रेन्स का जब ट्रांसमिशन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल का ट्रांसमिशन स्टिग्मा पर, कार्पल के कौन से पार्ट पे? स्टिग्मा पर होता है। तो ये स्टेप क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। उसने क्या करवा, ये वाले जो है ना, यहाँ एक ही फ्लावर के जो है वो पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के जब स्टिग्मा पे आते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ये कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपने ही जैसे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएं, ठीक है, उसी स्पीशी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएं, तो ये वाली कौन सी पॉलिनेशन होती है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसने क्या करवाया? उसने टॉल पी प्लांट के जो है वो पॉलन ग्रेन्स स्मॉल या शॉर्ट पी प्लांट के स्टिग्मा पे फेल डाउन करवाए। ठीक है, तो अब हुआ क्या? दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। उसने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दी। जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो पॉलिनेशन के बाद वाला स्टेप क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब मिलते हैं तो क्या होता है? जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर सीड्स फॉर्म होते हैं। अब उन सीड को उसने लिया,
यानी इनसे बनने वाले सीड को लिया, उसको क्या किया, ग्रो करवाया डिफरेंट जगहों पर। तो अब जो उसके प्लांट आए, उसने ऑब्जर्व किया उन सबके जो स्टेम थे वो कैसे थे, टॉल थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन हुई जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो है वो टॉल स्टेम वाले पी प्लांट हैं। इसका मतलब ये वाली जीन जो शॉर्ट स्टेम वाली थी वो है तो इनमें मौजूद, लेकिन किस फॉर्म में है, रेसेसिव फॉर्म में, अपने कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ठीक है। और जो टॉलनेस वाली जीन थी वो क्या हो गई, डोमिनेंट जीन बन गई। यानी यहाँ टॉलनेस वाली जीन इस स्टेम में क्या है, डोमिनेंट है, और शॉर्टनेस वाली जीन मौजूद तो है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ये यहाँ पर क्या है, ये रेसेसिव है। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लांट, ये जो टॉल प्लांट है, इसके जो है वो इनमें मौजूद फ्लावर्स के अंदर एंथर्स को, पॉलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फेल डाउन करवाया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। देख लीजिए यहाँ पर क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन, अभी डिस्कस किया है कि यहाँ के पॉलन ग्रेन्स, एंथर में मौजूद पॉलन ग्रेन्स जब अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं तो ये क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब की बार उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, ठीक है, यानी इसी प्लांट के अंदर जो है वो पॉलिनेशन करवाई। अब जब पॉलिनेशन हुई, अगेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिले, फिर जाइगोट बना, इस स्टेप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद फिर सीड बना। अब उस सीड को उन्होंने जब ग्रो करवाया, बहुत सारे सीड्स आए, तो सीड्स को जब उन्होंने ग्रो करवाया तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सीड्स ग्रो हुए तो कुछ प्लांट, यानी आप देख लीजिए यहाँ पर 3 प्लांट ऐसे हैं, पी प्लांट, जिनके स्टेम कैसे हैं, टॉल हैं, ठीक है, और एक पी प्लांट ऐसा है जिसका स्टेम क्या है, शॉर्ट स्टेम है, यानी ये F2 जनरेशन है पी प्लांट की। ये फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें जो है वो सारे ही पी प्लांट टॉल थे और शॉर्टनेस जीन जो था वो रेसेसिव था, ठीक। लेकिन F2 जनरेशन में वो रेसेसिव जीन जो मौजूद तो था इसमें, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि होमोजाइगस कंडीशन आई और इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो 3 जो पी प्लांट थे वो तो टॉल रहे, लेकिन एक पी प्लांट कैसा रहा, इसका स्टेम क्या हुआ, शॉर्ट स्टेम हुआ, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि जो है वो कैरेक्टरिस्टिक यानी हेरिडिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो रहे हैं, और जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समटाइम्स सप्रेस हो जाते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपको कौन सी जनरेशन में मिलते हैं, सेकेंड जनरेशन में नजर आते हैं, जो आपने जो है पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट से जो है इस बात को प्रूव किया, ठीक है गर्ल्स। ये तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांसमिशन हुई। अब समटाइम्स होता क्या है गर्ल्स, जब सेल डिवीजन का वक्त आता है तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स और जीन के स्ट्रक्चर में कभी कभी चेंज आ जाता है, ठीक है। गैमेट्स जब बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशीज में स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अगर मैन स्पीशीज देखी जाएगी तो इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ना 23 से कम होते हैं ना 23 से ज़्यादा। अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो डिसऑर्डर हो जाता है या एबनॉर्मलिटी आ जाती है या वो स्पीशी नहीं रहती, ठीक है। तो इस चेंज को जो कि किसमें स्ट्रक्चर में आ जाए, क्रोमोसोम के जीन के स्ट्रक्चर में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, ये चेंज क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डीएनए को देख रहे हैं, क्रोमोसोमल डीएनए देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये सब ब्लू पे जा रहा है, लेकिन ये चेंज आपको ब्लैक से अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही चेंज क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम और डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए विच इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। डीएनए के अंदर ये जो चेंज आ गया है, ये चेंज क्या है, म्यूटेशन है। अब ये म्यूटेशन हमेशा याद रखिएगा, म्यूटेशन डिजीज की फॉर्म में या एबनॉर्मलिटी की फॉर्म में ऑर्गेनिज्म में अपीयर होती है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चेंज नहीं है, ये एबनॉर्मल चेंज है। तो एबनॉर्मलिटी या डिजीज की फॉर्म में अपीयर होता है, जिसमें डिजीज डाउन सिंड्रोम भी देखते हैं,
समटाइम जो है वो कुछ बच्चों के अंदर जो है वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है, किसी भी एज में पहुंच जाए, लेकिन उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल बच्चों जैसा होता है, हाथ उनके छवि होते हैं, मोटे से होते हैं, जुबान लटकी हुई होती है, ठीक है, आंखें थोड़ी जो है वो फैली हुई होती है। ये एबिलिटी क्या होती है? ये एबिलिटी डाउन सिंड्रोम होती है। दूसरी जो है वो डिसऑर्डर क्या है? हीमोफीलिया, जिसमें जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं होता और जो है वो चोट लग जाए, जख्म लग जाए तो ब्लड जो है वो इतनी ब्लीडिंग होती है कि समटाइम डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स, ये कौन सा चेंज है? ये ड्यू टू द म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन की वजह से जीन या क्रोमोसोम में जब डिसऑर्डर आ जाए, चेंज आ जाए, उस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन समटाइम्स क्यों होता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन करवा देते हैं, जो जीन में चेंज या क्रोमोसोम में चेंज कराते हैं? समटाइम्स इट अकर्स नेचुरली, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुदरती होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक्सरेज, रेडिएशन, जो कि क्या करती हैं? पेनिट्रेट करती हैं सेल में और सेल में जीन में चेंज ले आती हैं, क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर चेंज ले आती हैं, जो क्या कर देता है? डिसऑर्डर कॉज कर देता है, उसको उस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। केमिकल्स की वजह से भी जो है वो जीन में जेनेटिक चेंज आ जाता है, या क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो इस वजह से भी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन डिजीज की फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है गर्ल्स। एवोल्यूशन को देख लेते हैं। एवोल्यूशन चेंज एंड इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू बिगनिंग, ठीक है, यानी सिंप्लिसिटी से इम्प्रूव होना, मॉडिफिकेशन आ जाना, ये क्या कहलाती है? एवोल्यूशन कहलाती है। एवोल्यूशन के मुख्तलिफ जो है वो साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन की थ्योरी को पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो थे वो वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उन पे असरअंदाज होते गए और उनमें क्या हो गई? चेंज आया, उनमें इम्प्रूवमेंट आई। इस सिलसिले में हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी को देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की, जिसको डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या थे गर्ल्स? कि उन्होंने कहा कि देयर इज अ वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को जब हम देखते हैं तो तमाम लिविंग थिंग्स की जो पॉपुलेशन होती है उनमें जो है वो वेरिएशन होती है, यानी अगर एक पॉपुलेशन देखें, अगर एक स्पीशी को देखें, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड स्पीशी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं पॉपुलेशन ऑफ अ लिविंग थिंग। अब होता क्या है? नेक्स्ट उन्होंने क्या पॉइंट दिया? देयर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन अ पॉपुलेशन। अब उसी पॉपुलेशन में हर कोई जो है वो फूड भी, शेल्टर भी, अपना हैबिटेट जो है वो तलाश करता है, अपने आप को सर्वाइव रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, तो स्ट्रगल करते हैं पॉपुलेशन में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करने के लिए और शेल्टर हासिल करने के लिए और सूटेबल जो है वो टेम्परेचर हासिल करने के लिए। सबकी स्ट्रगल होती है, सब चाहते हैं अपने आप को सर्वाइव करना। Some individuals are better adapted to their surrounding. They are more likely to grow and reproduce. Other will die out, referred to as a survival of the fittest. अब इनमें से जो है वो कौन से इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव कर पाते हैं? सारे ही इंडिविजुअल एक स्पीशी के स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को जो है वो जिंदा रखना चाह रहे हैं, फूड गेन कर रहे हैं, शेल्टर गेन कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो बेटर तौर पे जो है बेहतर तरीके से जो है वो अपने सराउंडिंग, अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, या अपना फूड प्रॉपर ले लेते हैं, या टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, और अपनी जो है वो ग्रोथ में भी इजाफा करते हैं और अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस बेटर। जबकि जो ऑर्गेनिज्म या जो इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकते, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं? डाई आउट हो जाते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को जो है वो एनवायरनमेंट से होने वाली एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं इजीली और अपनी ग्रोथ में भी इजाफा करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इससे जो है वो हमें पता चला कि एवोल्यूशन जो है वो तो अब उन्होंने इन थ्योरीज से क्या कंक्लूजन निकाला कि he concluded that the particular organism have been naturally selected from their population because they are better adapted than other.
यानी वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर पाए और अपनी जो है वो उन्होंने नस्ल को आगे बढ़ाया जिन्होंने इन्वायरमेंटल चेंजेस को बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये एवोल्यूशन हो रही है या एवोल्यूशन हुई, इसके हमें कैसे पता चला, इसके प्रूफ हमें कहाँ से मिले, देख लेते हैं। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स से हमें पता चला कि एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ होती रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फॉसिल होते क्या हैं? दे आर द रिमेन ऑफ अर्ली एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी डेड एनिमल्स, जो एनिमल डेड होता है एनिमल्स और प्लांट्स, वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं ज़मीन से, फिर उनकी हड्डियां वगैरह बचती हैं जो वक्त के साथ साथ डिपॉजिट होती चली जाती हैं ज़मीन में और एक लेयर सी बन जाती है, रॉक सी बन जाती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। उन सेडिमेंट्री रॉक को जब जो है वो हटाया गया या खुदाई की गई तो उससे जो है वो हमें अर्ली एनिमल, बहुत पुराने एनिमल्स के जो है वो फॉसिल्स मिले, उनके रिमेन्स मिले, जिससे हमें पता चला कि पहले वक्तों में जो है वो एनिमल्स जो थे वो उनके फीचर्स ऐसे होते थे और वक्त के साथ साथ उनमें मॉडिफिकेशन आई और जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, उनकी जो है जनरेशन टू जनरेशन चेंज आया, जिसको एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। और अब जो है वो इनके फीचर्स जो है वो इस तरह से हैं। इसके एग्जाम्पल में जो हम देख लेते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ हॉर्सेस, जिराफ, एलिफेंट, ये सब जो है वो इनके एंसेस्टर्स जो थे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते थे, डिफरेंट फीचर रखते थे और जो है अब इनके मॉडिफाइड फीचर डिफरेंट है। इसके एग्जाम्पल में हम जिराफ को देख लेते हैं। तो हमें एवोल्यूशन का जो एविडेंस है वो किससे मिलता है? फॉसिल रिकॉर्ड से। इसमें जो है डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को देखते हुए पता चला कि जनरेशन टू जनरेशन एनिमल्स में क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई है। हम जिराफ के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जिराफ की 3 जनरेशन्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। देखिए गर्ल्स, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, फर्स्ट जनरेशन में जो जिराफ है इसकी जो नेक है वो स्मॉल है, छोटी है और इसके 4 लिम्स जो आगे के हैं वो कैसे हैं, वो भी छोटे हैं। अब हुआ क्या कि इनको इन्वायरमेंट जो था वो इनके वक्त के साथ साथ चेंज होता गया, इनको इनका फूड नहीं मिला, यानी ग्रास में ये ग्रेजिंग करते थे, ये घास जो है वो अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रास डिसअपियर हो गई, किसी भी रीज़न की वजह से वो इनको नहीं मिली। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने इन्हीं की पॉपुलेशन में से जिराफ ने जो है वो ट्री से अपना फूड लेना शुरू किया और वही जिराफ सर्वाइव कर पाए जिन्होंने ट्री से जो है वो अपना फूड हासिल कर लिया। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने अपनी नेक को ऊँचा किया, गर्दन को ऊँचा किया और इनके ये हिस्सा भी जो है वो थोड़ा सा लेंथ वाइज जो है बढ़ा। तो अब ऊंचा करने की वजह से जो जिराफ अपना फूड ले रहे थे वो तो जिंदा रहे और जो नहीं ले पाए वो डाई आउट हो गए। अब इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड इनके नेक्स्ट जनरेशन्स में जो है वो ट्रांसमिट हुआ और आने वाली जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी नेक थोड़ी सी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में बड़ी है और 4 लिम्स भी बड़े हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि एवोल्यूशन हो रही है, यानी एक ही स्पीशी में क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। अब इन्होंने भी अपना जो है वो फूड लेना शुरू किया और अब ये कामयाब हो गए अपना फूड लेने में। फर्स्ट जनरेशन में जो फूड हासिल कर पाया वही ज़िंदा रहा और नेक्स्ट जनरेशन में क्योंकि इनकी जो नेक थी वो बढ़ चुकी थी तो इसलिए अब इनको इजीली इनका फूड मिला। अब फिर ट्रीज़ जो थे, ट्रीज़ का साइज़ और बड़ा हुआ, इनको ये वाले ट्रीज़ नहीं अवेलेबल हुए तो इन्होंने और स्ट्रेचिंग शुरू की। तो नेक्स्ट जनरेशन जो थर्ड जनरेशन आई उसमें आप देख सकते हैं कि जिराफ की जो नेक होती है वो वाज़ेह तौर पर कैसी होती है, लॉन्ग होती है और इनके 4 लिम्स भी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो अब ये आसानी से अपना फूड ट्री से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवोल्यूशन हुई फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड से थर्ड। और हुई किस वजह से, क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी ये पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सर्वाइवल की और वही जो है वो सर्वाइव कर पाए जिन्होंने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यही एवोल्यूशन के 3 पॉइंट्स हैं। दोबारा से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। क्या है, देयर इज अ वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें वेरिएशन होती है। ठीक, वेरिएशन आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अब होता क्या है, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन अ पॉपुलेशन। उसी पॉपुलेशन में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने लिविंग थिंग है, वो क्या कर रहे हैं, वो हर कोई अपने आप को क्या कर रहा है, सर्वाइव रखना चाह रहा है, जिंदा रखना चाह रहा है। तो ये स्ट्रगल होती है उन सबके दरमियान जिंदा रहने की। ठीक है, हर कोई चाहता है कि जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू रख सके। Some individuals are better adapted to their surrounding, they are more likely to grow
grow and reproduce. Other will die out, referred to as survival of the fittest. और जो है वही इंडिविजुअल्स उनमें से सरवाइव कर पाते हैं जो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को जो है वो चेंज कर लेते हैं, ग्रो भी कर पाते हैं और रिप्रोडक्शन में भी जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कर पाते हैं। और बाकी जितने जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या होते हैं, डाई आउट हो जाते हैं। और जो बचते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे रेफर किया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, कर सकता होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 FG। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा F और G रह गया था, इसको करना है आपको। साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 भी करना है। क्वेश्चन 3 बुक में मौजूद है और 4 आपको PDF से मिलेगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 3। इन सबको लर्न भी करना है। ये चैप्टर एंड हो गया है। पूरे चैप्टर को करने के बाद अच्छी तरह से इसकी लर्निंग कीजिएगा और घर में किसी को टेस्ट दे दीजिएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन 1, 3 और 4 कौन से हैं। जी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको F और G करना है। F क्या है आपके पास, व्हाट इज अ म्यूटेशन, व्हाट कॉजेज म्यूटेशन, अभी हमने डिस्कस किया है, कर लीजिएगा इसको। G है व्हाट डज एवोल्यूशन मीन, what theory did Darwin suggest about the evolution of new species। ये दोनों क्वेश्चंस आपको कौन से जो है ये टॉपिक्स मिलेंगे आपको पेज नंबर 24 पे। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 24, म्यूटेशन और एवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा इसी तरह से। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या है, चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टर्म्स द वर्ड डिस्क्राइब इन द फ्रेज। ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, और ये फ्रेज हैं। अब जो वर्ड जिस फ्रेज से मैच कर रहा है उसके बाद लिखिएगा। जैसे कि स्टेटमेंट 1 है आपके पास, अ सडन चेंज इन अ क्रोमोजोम और जीन। ठीक है, तो अब इसमें क्या आना है, अभी आपने पढ़ा है म्यूटेशन, तो आंसर में आप नेक्स्ट लाइन पे म्यूटेशन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इन सारे वर्ड्स को सही जगह पर सही फ्रेज के साथ आंसर देना है। और क्वेश्चन 4 आपको PDF में मिलेगा। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।